All right, so now let's move on to the next chapter which we have, which is human health and diseases. अब बचा अगर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की बात करूँ तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमारी मुक्त हो, ठीक है, आप रोग मुक्त हो, आपको कोई बीमारी नहीं है. हेल्थ का मतलब है योर कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है. तो बीइंग डिसीज फ्री ओनली डज नॉट रियली मीन हेल्थ. हेल्थ का मतलब है यू फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट, ठीक है. अब बच्चा आ जाता, ठीक है. तो हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है. When I say शारीरिक and when I say शारीरिक रूप, a lot of people confuse it with having muscles and abs and physically fit. I mean that is one aspect to it, of course, you can build up a lot of muscles, but physical fitness का मतलब ये नहीं है. physical fitness का अगर मैं सिंपली शब्दों में बोलूँ तो physical fitness होता है बच्चा कि आप अपने डे टू डे टास्क को ना you're able to complete or perform your day to day task or daily activities without undue fatigue, without getting tired, without unnecessary fatigue, ठीक है. और फिर होता है कि आप मेंटली भी फिट हो. मेंटल फिटनेस का बच्चा एक तरीके से मतलब हो गया, मेंटल फिटनेस का मतलब हो गया कि लिव एवर लाइफ थ्रोज अ कर्व बॉल, ठीक है. ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी हंकी डोरी, ठीक है. कभी कभी जब लाइफ में ऐसे बहुत ज़्यादा ऊँचे कहते हैं ना उतार चढ़ाव आते हैं, और जब उतार आते हैं स्पेशली व्हेन यू हिट रॉक बॉटम, आर यू एबल टू डील विद दोज सिचुएशंस इन अ वेरी आर यू एबल टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट, ठीक है. आप क्या उन्हें बहुत कामली, बहुत अच्छे से कॉन्शियसली उनसे डील कर पाते हो, या फिर यू सडनली डोंट नो व्हाट टू डू एंड यू लुक गेट इनटू दीज रियली एब्सर्ड थिंग्स. तो मेंटली फिटनेस का मतलब वो होता है. उसके बाद सोशल वेलबींग की अगर मैं बात करूँ, सोशल वेलबींग मतलब कि आप एक सोशल सेटअप में कितने अच्छे से ढल पा रहे हो, हाउ वेल आर यू एबल टू अडैप्ट टू दी सोशल गैदरिंग्स. एंड व्हेन आई से एक सोशल गैदरिंग में आप कैसे लोगों से कॉर्डियल रिलेशंस बना पा रहे हो, आर यू एबल टू इंटरैक्ट वेल विद एवरीबडी. आई एम नॉट सेइंग you will like everybody, or you will be liked by everybody, but again there are some people who get aggressive very easily, who pick on fights. So are these people socially stable? No, they are not, right. So health का मतलब होता है complete physical, mental and social well-being, ठीक है. NCERT कैसे डिस्क्राइब करती है? Let's just quickly read NCERT बोलती है the term health is very frequently used by everybody, but how do we define it? Health does not simply mean absence of disease or physical fitness. Health का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बीमारी मुक्त हैं या फिर आप physically fit हैं. It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Health का मतलब होता है you have complete physical, mental and social well-being. जब लोग healthy होते हैं, they are more efficient at work. This increases their productivity, इनकी productivity बढ़ती है, and that brings economic prosperity. और अगर आप productive होंगे अपने काम पे, of course you will attract a lot of wealth as well, ठीक है. तो it will bring economic prosperity as well. Health also increases longevity of people. और आप जितने healthy रहेंगे, जितने स्वस्थ रहेंगे, of course everybody has come on the planet, has to go one day, but kind of if you are more healthy, अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका जो लाइफ साइकिल है, that life span also increases. It increases the longevity of people. It reduces infant and maternal mortality rate. If mother is healthy and she's taking care of herself, तो maternal mortality rate की जब होता है when a mother gives birth, काफ़ी सारे केसेस में हमने देखा है कि the doctor is not able to save the two parties, right? Not the doctor presents a situation basically, क्या तो मैं बच्चे को बचा पाऊँगा या माँ को बचा पाऊँगा. So अगर आप हेल्दी हो तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये भी कई हद तक कम हो जाती हैं, ठीक है. फिर जैसे कि मैंने बोला, मेरा चैप्टर का सीक्वेंस इज गोना बी डिफरेंट. वी डिस्कस डिसीजेज एट द एंड, राइट. अब जैसे हेल्थ की बात, अब लेकिन बता ऐसा क्यों होता है कि हम डेली इतने सारे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, बट हम रोज़ तो बीमार नहीं पड़ते. तो ऐसा एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते, डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर एनवायरनमेंट. दैट इज ओइंग टू इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी बच्चा क्या है? इम्यूनिटी, देयर इज अ डिफेंस सिस्टम इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है. तो हमारी बॉडी में देयर इज अ डिफेंस सिस्टम, हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है जो हमें इन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से जो कॉन्स्टेंटली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उससे हमें बचाता है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है. तो इम्यून सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी, ठीक है. अब इम्यूनिटी दो तरीके की होती है. वी हैव इनेट इम्यूनिटी एंड देन वी हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी की बच्चा अगर मैं बात करूँ तो इनेट, द नेम इटसेल्फ गिव्स यू अ हिंट. इनेट मतलब इनबॉर्न, जो जन्म से है, आपके जन्म सिद्ध, ठीक है. तो इनबॉर्न इम्यूनिटी इज बिन इट्स अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी विच हैज बीन प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है. जो जन्म से आपके साथ है, ठीक है. बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है दैट यू एक्वायर, दैट यू गेन ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, ठीक है. जो अपने जीवन काल में एक्वायर करते हो या प्राप्त करते हो, जीवन काल में प्राप्त करते हो, दैट्स acquired immunity, also known as adaptive immunity, the one that you acquire or adapt during your lifetime. इनेट इम्यूनिटी की वजह अगर मैं बात करूँ तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है. नॉन स्पेसिफिक मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये
पैथोजेंस के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती, सो इट ट्रीट्स ऑल द पैथोजेंस इन द सेम वे, राइट, सो हेंस नो डिस्क्रिमिनेशन। पर यहीं पे बच्चा, अगर मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूँ तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब हर डिफरेंट पैथोजन को एक तरीके से ट्रीट करते हैं, इट ट्रीट्स एवरी काइंड ऑफ पैथोजन इन अ स्पेसिफिक मैनर, हर किसी से एक स्पेसिफिक तरीके से हर किसी को, जैसे बैक्टीरिया हो गया उसे एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रीट करती है, वायरस को एक अलग तरीके से ट्रीट करती है, प्रोटोजोआ को या फंगस को एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रीट करती है, सो इट हाईली स्पेसिफिक, राइट, इट ट्रीट्स डिफरेंट पैथोजेंस डिफरेंटली, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी की खामी ये है कि उसमें कोई मेमोरी नहीं होती। व्हेन आई से मेमोरी मीन्स इट हैज़ नो रिमेम्बरेंस ऑफ द प्रीवियस इनकाउंटर विद द पैथोजन। अब जैसे इसको मैं समझाती हूँ कुछ लोगों की मदद से। दो तरीके के लोग होते हैं, राइट, एक होते हैं जो धोखा खा के एक बार में ही सबक सीख ले आते हैं, ठीक है, एंड द नेक्स्ट टाइम दे आर सुपर कॉशियस, लाइक वो बोलते हैं ना दूध का झला छाछ भी फूक कर पीता है, उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं तो एक बार जिन्हें धोखा मिल जाता है दे आर सुपर कॉशियस एंड सुपर अलर्ट, इट्स लाइक वंस बिटन ट्वाइस शाय वाला सेटअप हो जाता है इनके साथ। तो अगर मान लो एक बार किसी ने इन्हें धोखा दे दिया, राइट, तो दोबारा अगर मान लो वो सेम इंसान उनके पास आएगा, एंड दिस टाइम दैट पर्सन इज़ लाइक नो आई चेंज, आई एम अ चेंज पर्सन, प्लीज एक्सेप्ट मी, बट द पर्सन बिकम्स कॉशियस कि नहीं, मुझे पता है कि लास्ट टाइम तूने क्या किया था मेरे साथ, आई एम वेरी केयरफुल, आई हैव मेमोरी ऑफ द प्रीवियस इनकाउंटर, तो मुझे पता है तो मेरे को धोखा दे के जाएगा, सो आई एम नॉट गोना एंटरटेन यू एनी मोर इन माई लाइफ। बट देन देयर आर सर्टन पीपल ऑन द अदर हैंड who forgive and forget, one can always forgive, but there are people who not just forgive but also forget, ठीक है। तो next time the same person enters in your life, gives you the same traumatic experience again, आप कुछ नहीं कर पाते because you did not learn from your previous mistakes। तो कुछ ऐसा ही होता है innate immunity के साथ। innate immunity has no memory, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, it has no remembrance of the previous encounter। तो पैथोजन जब इसकी बॉडी में पहली बार आता है तो इसमें कोई ऐसा मेमोरी डेवलप नहीं होती है, तो दोबारा भी अगर पैथोजन आएगा तो ऐसा जैसे याद ही नहीं रहता कि अच्छा ये सेम पैथोजन पहले भी मेरी बॉडी में आ चुका है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ ऐसा नहीं होता। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बच्चा, इट हैज़ मेमोरी, इट रिमेंबर्स द प्रीवियस इनकाउंटर। इसे अच्छे से याद होता है कि पहली बार से पैथोजन मेरी बॉडी में आया तो उसने कितनी तबाही मचाई थी, राइट, तो इट क्लियरली रिमेंबर्स। इनेट इम्यूनिटी की यहीं पर मैं बात करूँ तो इनेट इम्यूनिटी को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो इनेट इम्यूनिटी को हम 4 बैरियर्स के अंडर करते हैं। वी हैव द फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, आगे आप देखोगे हमारे पास सेलुलर बैरियर्स एंड देन वी हैव द साइटोकाइन बैरियर्स। लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस ईच ऑफ दीज। इनेट फिजिकल बैरियर्स की बात करो, फिजिकल बैरियर में आ जाती है हमारी स्किन, द म्यूकस कोटिंग विच इज़ म्यूकस कोटिंग, म्यूकस की कोटिंग या म्यूकस की लाइनिंग विच इज़ एक्चुअली लाइनिंग आर GI tract, which is the gastrointestinal tract, the respiratory and the reproductive tract, and kind of prevents the entry of pathogens। तो हमारी जो सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स जैसे एलिमेंट्री कैनाल यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करूँ तो अंदर से इसमें एक कोटिंग होती है म्यूकस की, राइट, म्यूकस की कोटिंग होती है, राइट। तो दिस म्यूकस काइंड ऑफ traps these microbes, ठीक है, एंड डज नॉट रियली लेट इट एंटर द बॉडी, ठीक है। तो हमारी स्किन हो गई एक फिजिकल बैरियर का काम कर रही है, ठीक है। कई सारे पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते, बिकॉज वी हैव दिस प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड द स्किन, राइट। तो स्किन हो गई, ये जो म्यूकस की कोटिंग हो गई अराउंड a lot of tracts like GI tract, respiratory tract, reproductive tract, they prevent the entry of pathogens। उसके बाद बचा आ जाता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कई सारे सिक्रीशंस हमारी बॉडी में, जैसे HCl इन स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में जो होता है, इट्स एंटी बैक्टीरियल इन नेचर, एंटी बैक्टीरियल होता है। व्हेन आई से एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल होता है नेचर में, इट काइंड ऑफ किल्स द बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स एसिडिक होता है ना। तो उसके बाद और नॉट जस्ट दैट, हमारे जो टियोर्स होते हैं विच आर कमिंग फ्रॉम आवर टियोर ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारा सलाइवा जो होता है ये भी एक्चुअली में इन अ वे दे आर एंटी बैक्टीरियल, बिकॉज टियोर्स और सलाइवा दे हैव एन एंजाइम कॉल्ड एज लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, तो ये कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की तरह काम करते हैं। और बच्चा याद रखना जो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं विच आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, दे एक्चुअली एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, वी मूव ऑन टू सेल्यूलर बैरियर्स। अच्छा बच्चा अगर मैं बात करूँ सेल्यूलर बैरियर्स की तो देयर आर वेरियस सेल्स, ठीक है, वेरियस सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट्स हो गए, मैक्रोफाजेस हो गए, दीज आर वेरियस सेल्स इन आवर बॉडी विच आर एक्चुअली फैगोसाइटिक इन नेचर, ठीक है। अब मैंने ऐसे फैगोसाइटिक बेसिकली फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, किल एनी फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। तो कई सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसके न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, मैक्रोफाजेस हो गए, सारे के सारे फैगोसाइटिक होते हैं, दे काइंड ऑफ इनगल्फ द पैथोजन एंड ईट इट, ठीक है। बट उसके अलावा हमारी बॉडी में एक और तरीके के सेल्स होते हैं जिन्हें हम NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। दे आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, ऑफ कोर्स जब हम लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं तो हम यूजुअली पढ़ते हैं B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, फिर और भी सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उसमें से एक होती है NK सेल्स, ये एक तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बट ये एक्चुअली में नॉन फैगोसाइटिक होते हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एक्चुअली में NK सेल्स जो होते हैं स्पेसिफिकली काम करते हैं अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स, अगेंस्ट वायरस सेल्स, मतलब वायरल सेल्स ऑल्सो, तो एक वायरस के अगेंस्ट, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स या ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो बेसिकली
बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, बट इफ़ आई वांट टू जस्ट गिव यू अ वेरी सुपरफिशियल व्यू ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, इनके सेल्स ना बेसिकली सिक्रीट करते हैं परफोरेंस। क्या सिक्रीट करते हैं? परफोरेंस। परफोरेंस मतलब ये जो छेद कर दे। तो बेसिकली जो भी इन्फेक्टेड सेल है, लेट्स से दिस इज अ ट्यूमर सेल, तो बेसिकली परफोरेंस क्या करेंगे? दे विल क्रिएट पोर्स। दिस परफोरेंस विल एक्चुअली क्रिएट पोर्स और क्रिएट होल्स इन द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, अब एक बार होल्स क्रिएट हो गए तो इन होल्स के थ्रू द फ्लूइड विल एंटर इनटू दिस इन्फेक्टेड सेल, और एक बार जब बहुत सारा फ्लूइड एंटर कर जाएगा तो सेल विल स्वेल अप एंड इवेंचुअली बर्स्ट। सो दैट्स हाउ एनके सेल्स वर्क। उसके बाद बचा आ जाते हैं हमारे जो हम 3 सेल्स की बात कर रहे थे, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफाजेस, जो कि फैगोसाइटिक है एक्चुअली में। फैगोसाइटिक सेल्स बेसिकली क्या करते हैं? लेट्स से दिस इज अ फैगोसाइटिक सेल और ये पैथोजन है, तो फैगोसाइटिक सेल क्या करेंगे? अपने बेसिकली इस पैथोजन को इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, फिर एक्चुअली में इन फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर होते हैं कुछ लाइटिक एंजाइम। लाइसिस मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, राइट? तो इनकी बॉडी के अंदर कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं विच काइंड ऑफ एक्ट ऑन दीज पैथोजेंस। इन पैथोजेंस पे एक्ट करेगा और इनकी फैगोसाइटोसिस कर देता है। क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस में इनके टुकड़े टुकड़े कर देता है एंड काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयज दीज पैथोजेंस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। सो दैट वाज सेलुलर बैरियर्स फॉर एवरीबडी। अब हम मूव ऑन करते हैं साइटोकाइन बैरियर्स पे। साइटोकाइन बैरियर्स की अगर मैं बात करूँ बच्चा, कई सारे वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। ठीक है, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जब फॉर एग्जांपल जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और कुछ सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो ये वायरली इन्फेक्टेड सेल्स क्या करते हैं ना, ये हमारे जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है। लेट्स से ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस हमारी सेल्स को कैसे इन्फेक्ट करता है? बाय इंजेक्टिंग इट्स जेनेटिक मटीरियल। सो द मिनट द वायरस इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटीरियल, तो ये जो हमारा सेल है ये इन्फेक्टेड हो जाता है, राइट? अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फेक्टेड होता कैसे है? बेसिकली क्या होता है ना, जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, आगे भी हम पढ़ेंगे HIV जब हम पढ़ते हैं तो ये वायरस जो बेसिकली हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये हमारे जेनेटिक मटीरियल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। सो इट काइंड ऑफ इंटीग्रेट्स, कंबाइंस विद द जेनेटिक मटीरियल, और फिर जेनेटिक मटीरियल की मशीनरी को टेक ओवर करके सारे प्रोसेसेस कर रहा होता है जो हमारा जेनेटिक मटीरियल कर रहा होता है, यानी ट्रांसलेशन कर रहा होता है, फिर मतलब बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, तो अल्टीमेटली फिर वायरल प्रोटीन्स बनाता है एंड इवेंचुअली इट सिंथेसाइजेस वायरल प्रोटीन्स एंड दीस वायरल प्रोटीन्स इवेंचुअली कॉज इन्फेक्शंस। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या होता है ना, अब बेसिकली जैसे ये सेल इन्फेक्ट हुआ, इट विल सीक्रेट सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं विच आर रेफर टू एज इंटरफेरॉन्स। तो ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हैं इंटरफेरॉन्स को सीक्रेट करता है। अब एक्चुअली जो हमारे नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना बेसिकली, या फिर हमारे सेल्स होते हैं, उन पर एक्चुअली एक रिसेप्टर्स होते हैं फॉर दीज इंटरफेरॉन्स। तो जैसे लेट्स से ये वायरली इन्फेक्टेड सेल है, अभी वायरली इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन सीक्रेट करेगा। अब इन इंटरफेरॉन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेल्स पे, ठीक है। तो अब जैसे ही इंटरफेरॉन्स आके बाइंड करते हैं टू दीज रिसेप्टर्स ऑन द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, सो दीज इंटरफेरॉन्स कैन ऑफ गाइड द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स टू सीक्रेट TIP। TIP होता है विच ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन, TIP, ठीक है, द इनिशियल्स। ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन, द नेम इटसेल्फ गिव्स यू अ हिंट, राइट? ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने वाला प्रोटीन, इनहिबिट्स द ट्रांसलेशन। तो अगर इनहिबिट कर देगा ट्रांसलेशन को, जो कि यानी अगर वायरल RNA से वायरल प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कैसे कर पाएगा, राइट? सो दैट्स एग्जैक्टली द मैकेनिज्म। तो NCERT भी यही बोलती है कि जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, दे सीक्रेट सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स, जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं इन नेचर में, द प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंड दे कैन प्रोटेक्ट दीज नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो बच्चा ये जो हमारे सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स है, दे काइंड ऑफ एक्ट एज द थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। सॉरी ये एक्चुअली जो थर्ड और फोर्थ है बेसिकली सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स, दे काइंड ऑफ एक्ट एज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आई नो व्हेन यू स्पीक फॉर सो लॉन्ग at such a long stretch you do fumble, ठीक है। अब देखो लेट्स क्विकली रीड NCERT बोलती है इम्यूनिटी। एवरी डे वी एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। हर रोज़ हम इतने सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स, इतने सारे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, बट हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिसीज। लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही एक्सपोजर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बीमारी होती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी बॉडी है वो कहीं ना कहीं लड़ पाती है, कहीं ना कहीं खुद की रक्षा कर पाती है इन फॉरेन एजेंट से। और ये जो एबिलिटी है ऑफ द होस्ट, दिस एबिलिटी ऑफ द होस्ट और दिस एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट दिस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म which is provided by the immune system, conferred मतलब provided, which is provided by the immune system, इसको हम immunity बोलते हैं। immunity दो तरीके की होती है, immunity होती है innate immunity and then we have acquired immunity। innate immunity की बच्चा अगर मैं बात करूँ, innate immunity is non-specific type of defense। innate immunity non-specific होती है, ठीक है, present at the time of birth। this is accomplished by providing different types of barriers। और ये कैसे अचीव करते हैं? by providing different types of barriers to the microorganism। हम कई सारे barriers प्रोवाइड कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए। innate immunity में
4 तरीके के बैरियर्स आते हैं। एक आता है फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो स्किन है हमारी बॉडी पे, स्किन ऑन आवर बॉडी, दैट्स द मेन बैरियर विच इज़ प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जो म्यूकस कोटिंग है ऑफ एपिथेलियम, राइट, द म्यूकस कोटिंग विच इज़ लाइनिंग वेरियस ट्रैक्स इन आवर बॉडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ये भी कहीं ना कहीं म्यूकस कोटिंग भी एक तरीके से मदद कर रही है इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, उसके बाद टीयर्स फ्रॉम द आईज, ऑल ऑफ दीज आर एंटीबैक्टीरियल एंड इन अ वे काइंड ऑफ प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। सेलुलर बैरियर्स में आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ WBCs, ठीक है, जैसे कि PMNL यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, एज वेल एज मैक्रोफाजेस। तो ये सारे तो होते हैं टिश्यूज बेसिकली ब्लड में, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल्स हो गए, हमारे नेचुरल किलर सेल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, सब तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। बट मैक्रोफाजेस जो भी एक एक्चुअली में फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं हमारे टिश्यूज में, एंड दे फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद बच्चा वी हैव द साइटोकाइन बैरियर्स, राइट। नाउ किड्स इफ आई टॉक अबाउट साइटोकाइन बैरियर्स स्पेसिफिकली, साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं बेसिकली वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो कुछ प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं विच आर रेफर टू एज इंटरफेरॉन्स, राइट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ साइटोकाइन बैरियर्स, जैसे कि कुछ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन्स विच आर रेफर टू एज इंटरफेरॉन्स, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन अ वे इट्स एक्टिंग लाइक अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी हमारे पास बेसिकली हमारे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी हमारे सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर्स, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली दैट वी गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और एक्चुअली में 2 तरीके की इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, एक है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और एक है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है ना बच्चा, जब बेसिकली पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार एंटर करता है, राइट, व्हेन द बॉडी इनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बॉडी में जब पैथोजन पहली बार एंटर करता है ना, बॉडी ने इससे पहले इस पैथोजन को कभी देखा नहीं है, तो बॉडी रिस्पॉन्स शो करने में थोड़ा टाइम लेती है, बॉडी समझने में थोड़ा टाइम लेती है कि अच्छा ये कौन आ गया बॉडी में और ये क्या कर रहा है, ये कैसे तबाही मचा रहा है, तो बॉडी को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, खुद को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। बट विच इज़ वाई जो फर्स्ट जो या फिर हमारा जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है, एंड इट काइंड ऑफ टेक्स टाइम, ठीक है। पर एक चीज़ इसमें जो बहुत अच्छी होती है वो है कि मेमोरी डेवलप हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ नोन फॉर मेमोरी, राइट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फेमस ही है अपनी मेमोरी के लिए कि मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो अब क्या होगा, अब जब ये दोबारा पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, the body kind of knows, the body kind of recognizes these pathogen and it kind of immediately attacks these pathogen। तो पैथोजन जो होते हैं ना, जो पैथोजन होते हैं वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, सडनली स्कैर लाइक ओ गॉड सडनली वी आर बीइंग अटैक्ड, जिसने तो हमें एंटर करने का टाइम ही नहीं दिया सही से। तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, व्हेन द सेम पैथोजन इज एंटरिंग द बॉडी एट द नेक्स्ट टाइम, ना ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द प्रीवियस इनकाउंटर, अब ये जो पैथोजन है ना, इसे तुरंत मार दिया जाएगा। सो दिस टाइम द रिस्पॉन्स इज रिलेटिवली मच फास्टर। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। और जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है काफ़ी हाई इंटेंसिटी का होता है, ठीक है, ओके। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 तरीके की होती है, वो रिस्पॉन्सेस की बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली 2 तरीके की होती है। वी हैव द ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड देन वी हैव द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज विद द हेल्प ऑफ बी सेल्स। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बेसिकली बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करूँ तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज काइंड ऑफ लेड बाय टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बेसिकली बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, यही पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली आप समझोगे तो क्या होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये जो बी सेल्स होते हैं ना, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा बी सेल्स एंड इनटू इफेक्टर बी सेल्स। ये जो बी सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा बी सेल्स एंड इफेक्टर। प्लाज्मा बी सेल्स को हम इफेक्टर बी सेल्स भी बोलते हैं और मेमोरी बी सेल्स। तो अब क्या होता है, अब ये जो बी सेल्स है ना बच्चा, ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज। बी सेल्स आर द वन विच आर सिक्रीटिंग एंटीबॉडीज, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं ब्लड में एंड दैट्स हाउ दे काइंड ऑफ प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, ठीक है। तो अब ये जो नाम है ह्यूमोरल, इट काइंड ऑफ इटसेल्फ काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट, राइट। ह्यूमोरल इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर द फैक्ट दैट ह्यूमोरल कम्स फ्रॉम द वर्ड ह्यूमर एंड ह्यूमर एक्चुअली मीन्स फ्लूइड, राइट। सो यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटीबॉडीज आर बीइंग रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्टैंड्स फॉर फ्लूइड एंड फ्लूइड का मतलब ह्यूमर, सो हेंस द नेम,
राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, विच इज़ एक्चुअली लेड बाई टी सेल्स। दीज टी सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है, ईच हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। अगर मैं टी सेल्स की बात करूँ तो फर्स्ट वन बीइंग TH विच इज़ टी हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, फिर TC विच इज़ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको हम किलर टी सेल्स भी बोलते हैं, देन वी हैव TS विच इज़ सप्रेसर टी सेल्स, एंड देन इवेंचुअली वी हैव द मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ टी सेल्स, अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करूँ तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एज सच हमारे पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही होती हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज दीज टी सेल्स काइंड ऑफ हेल्प these B cells in the formation or production of antibodies. That's exactly what happens. So let's just quickly, read NCERT. NCERT says acquired immunity, on the other hand, is pathogen specific. So, it kind of deals with each pathogen in a specific manner. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेट, बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, gives the required response. ठीक है, it's highly specific. ठीक है, it is characterized by memory, और ये जान ही अपनी memory के लिए जाती है. This means that when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response, which is of low intensity. इसका मतलब है जो हमारी बॉडी में कोई पैथोजन पहली बार आता है, तो जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जो पहली बार जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, जहाँ वो समझ रही होती है कि एग्जैक्टली बॉडी में क्या हुआ और ये कौन आके एंटर कर गया, ठीक है। विच इज़ वाई जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जहाँ पे हम पैथोजन को जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि अच्छा इससे कैसे बचना है, तो जो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये थोड़ी सी लो इंटेंसिटी का होता है। बट सब्सीक्वेंट बेसिकली मीन्स विच सब्सीक्वेंट का इंग्लिश में मतलब होता है, सब्सीक्वेंट बेसिकली मीन्स समथिंग विच इज़ कमिंग आफ्टर, विच इज़ फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके बाद अगर कभी भी ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, सो सब्सीक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन विल एलिसिट और जनरेट अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, ठीक है। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी appears to have memory of the first encounter. Now this is related to the fact कि जो हमारी बॉडी है काइंड ऑफ डेवलप्स अ मेमोरी, हमारी बॉडी मेमोरी डेवलप कर लेती है ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, दो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, देर एक्चुअली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ठीक है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, किसकी मदद से होते हैं, दे आर एक्चुअली हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, विच इज बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स रिस्पेक्टिवली। अब बी लिम्फोसाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स जो होते हैं, दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, एंड दीज आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इज नथिंग बट दी एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये प्रोटीन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्चुअली में एंटीबॉडीज़ का क्या नेचर होता है, तो NCERT says it's proteinaceous, yeah it's majorly made up of proteins, but actually to be more specific it's glycoproteinaceous in nature, ठीक है। तो बी सेल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़, इन रिस्पॉन्स टू दीज पैथोजन इन टू आवर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, टू फाइट विद देम, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। और अगर मैं बात करूँ टी सेल्स की, तो ये लाइन से प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सो यू काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, you kindly make a note of it. This has been asked multiple times in the exam as well. So T cells basically do not really secrete any antibodies, but kind of help the B cells to produce them. Okay. Then if I talk about each antibody, and this is the structure of antibody, so let's just quickly discuss that in detail. Okay. So let's just do that together. But before that, first let's try and understand what exactly is required immunity, and then we proceed to understanding what exact acquired immunity is. Let's first try and decode what is humoral immunity, and then we'll switch our attention to cell mediated immunity. Now if I specifically talk about humoral immunity, it's actually led by B cells. B cells are basically releasing an army of proteins like we just discussed, which is antibodies. Now antibodies are secreted against substances referred to as antigens. Antigen itself आपको एक hint दे रहा है, right? Anti means against and gen means anti, it's like antibody, and gen means generating, right? antibody generate कराने वाले substances are actually referred to as antigens. अब antigen जो होता है basically antibody generate कराने वाला substance, the whole organism can be antigenic, पूरे का पूरा organism भी antigenic हो सकता है, कुछ specific proteins expressed on it could be antigenic, कुछ specific proteins होते हैं इसकी surface पे जो antigenic हो सकते हैं actually में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे का पूरा ही पैथोजन एंटीजेनिक है, नहीं पूरे के पूरे पैथोजन हार्मफुल है हमारे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पैथोजन एज सच हार्मफुल नहीं है, बट उसमें उसकी सर्फेस पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं विच आर काइंड ऑफ जनरेटिंग और एलिसिटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। बट और कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो पैथोजन एज सच हार्मफुल है, ना उसकी बॉडी पे उसकी सर्फेस पे ऐसे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, बट कभी कभी ये जो पैथोजन है ये जब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट कर रहा है विच कुड बी एंटीजेनिक, राइट। सो समटाइम्स द होल ऑर्गेनिज्म कुड बी एंटीजेनिक, समटाइम्स द प्रोटीन्स expressed on it could be antigenic, and sometimes the toxins which are secreted by them could be antigenic. Now इन्हीं एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है हमारी एंटीबॉडीज़। तो एग्जैक्टली क्या होता है, बी सेल्स के एक्चुअली
ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बी सेल्स की सर्फेस पे एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन विच आर रेफर्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बताया एंटीजेंस पे ना अभी आप समझोगे जब हम डिस्कस भी करेंगे स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन का, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली एंटीबॉडी पे ना एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो अब जैसे लेट्स से हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया, राइट, सो दीज एंटीजन्स विल काइंड ऑफ बाइंड टू दीज एंटीबॉडीज़, ठीक है। देयर आर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट ऑन दी एंटीबॉडी, सो दीज एंटीजन्स काइंड ऑफ बाइंड ऑन दीज एंटीबॉडी बॉडीज़। और जैसे ही एक्चुअली में आप एंटीबॉडीज़ पे बाइंड करते हैं ना, तो द एक्सपोजर ऑफ दीज एंटीजन्स फॉर द फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स। तो जैसे ही हमारी बी सेल्स पे जो प्रेजेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उनसे ये एंटीजन्स आके बाइंड करते हैं, दैट लीड्स टू द डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स काइंड ऑफ डिफरेंशिएट, बी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू प्लाज्मा बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स एंड देन मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स की बात करो तो प्लाज्मा बी सेल्स जो होते हैं बच्चा, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज़। प्लाज्मा बी सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स होते हैं which kind of secrete antibodies during the primary immune response, and then there's formation of memory B cells. अब memory B cells जो form होते हैं they're kind of stored for future use and for secondary immune response, ठीक है। तो which is why हम कहते हैं कि memory develop हो जाती है। तो एक तो प्लाज्मा B cells बन जाते हैं। अब प्लाज्मा B cells में भी हम पढ़ते हैं काफ़ी डिटेल में मैकेनिज्म की शॉर्ट लिव प्लाज्मा B cells होते हैं जो इमीडिएटली एक्शन करते हैं। देयर आर लॉन्ग लिव प्लाज्मा B cells जो भी एक तरीके से फ्यूचर के लिए स्टोर हो जाते हैं, फिर मेमोरी B cells डेवलप होते हैं जो एक्चुअली में स्टोर हो जाते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। Now if I give you a basic overview of like the structure of antibody or immunoglobulin, जैसे कि NCERT बोलते हैं it's proteinaceous, but to be more precise it's actually glycoproteinaceous, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। अगर हम बात करें इस एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2, ओके, H2L2 wherein H stands for heavy and L stands for light, right? So we have two heavy chains and two light chains, right? अब देखो this is pretty much what the structure of an antibody looks like, right? So you have basically two heavy chains and then you have two light chains, right? Now if I specifically talk about the two heavy chains, each heavy chain को हम heavy क्यों बोल रहे हैं, like heavy chain को हम heavy बोल रहे हैं because of the molecular weight, right? इसका molecular weight ज़्यादा है। किसी को हम heavy या फिर light weighted कब बोलते हैं, something is referred to as heavy weighted या हाँ, ठीक है। कभी किसी चीज़ को हम बोलते हैं लाइट वेटेड है, वो किसके बेसिस पे बोलते हैं, वेट के बेसिस पे, राइट। तो अगर मैं बोल रही हूँ दो हैवी चेन्स है, इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा है विच इज़ 50 किलो डाल्टन, ठीक है। तो हैवी चेन्स का वेट होता है 50 किलो डाल्टन, ठीक है। और लाइट चेन्स की अगर मैं बात करूँ तो लाइट चेन्स का वेट होता है 25 किलो डाल्टन, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज़ प्रीटी मच व्हाट द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द टू हैवी चेन्स एंड दीज आर द टू लाइट चेन्स, ठीक है। अब आपने देखा होगा मैंने एक कलर कोडिंग भी चूज़ की है, ठीक है। ऑन दी आपको पोर्शन काइंड ऑफ हाईलाइटेड दिस विद वाइट एंड द लोअर पोर्शंस हैव बीन मेड विद येलो। अब ये कलर मार्केशन का भी एक्चुअली में सिग्निफिकेंस है टू बी मोर प्रिसाइज। एक्चुअली में जैसे कि देखो एक्चुअली में जो वाइट कलर में जो मैंने रीजन्स शो किए हैं बोथ ऑन द लाइट चेन एंड ऑन द हैवी चेन, दीज आर एक्चुअली वेरिएबल रीजन्स, ठीक है। ये वेरी कर सकते हैं अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन पे और वेरी करते ही हैं, ठीक है। सो द वंस दैट आर शोन इन वाइट आर वेरिएबल रीजन्स, ठीक है। तो उसको ही फर्दर डिवाइड कर सकते हो VL और VH में। VL मतलब वेरिएबल रीजन्स ऑफ द लाइट चेन एंड VH मतलब वेरिएबल रीजन्स ऑफ द हैवी चेन, ठीक है। वेराज जो ये मैंने येलो में शो किए हैं दीज आर कॉन्स्टेंट रीजन्स, CL एंड CH कॉन्स्टेंट रीजन्स ऑफ द लाइट चेन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो एक्चुअली में जैसे कि मैंने बोला कि ये जो हमारी एंटीबॉडी होती है प्रोटीनेशियस होती है, मेजरली प्रोटीन से बनी होती है एंड प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। तो अमीनो एसिड इज बेसिकली द मोनोमर एंड देन लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स कम टुगेदर एंड दे बेसिकली फॉर्म प्रोटीन्स, राइट। तो अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है COOH NH2, ठीक है। दिस एन R ग्रुप एंड दिस H, राइट। ऐसा ही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब ऐसे कई सारे अमीनो एसिड्स में व्हेन दे कम टुगेदर, जस्ट इफ़ यू वर टू हैव लाइक अ क्विक ग्लैंस, अब देखो ऐसे एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं एंड दे एक्चुअली फॉर्म द प्रोटीन चेन, ठीक है, जिसको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो 4 पेप्टाइड चेन होती हैं बेसिकली एंटीबॉडी में। तो अगर आप देखोगे जो सबसे पहला अमीनो एसिड है उसमें जो NH2 ग्रुप होगा यानी अमीनो ग्रुप, उसका अमीनो ग्रुप फ्री होता है और जो सबसे लास्ट में अमीनो एसिड बचता है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट अगर मैं सबसे पहले अमीनो एसिड की बात करें, सबसे पहले जो अमीनो एसिड होता है उसका अमीनो ग्रुप फ्री होता है, जिसके आखिरी में अमीनो एसिड होता है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, राइट। तो अब बेसिकली जो पहला हमारा अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसमें अमीनो ग्रुप फ्री होता है, इसको हम एक्चुअली बोलते हैं एन टर्मिनल एंड दिस काइंड ऑफ प्रीटी मच मार्क्स द
बिगिनिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन, तो ये कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करता है. दिस इज़ काइंड ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन चेन, ठीक है. और जब लास्ट में जहाँ पे C डबल बॉन्ड O बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, जो कि लास्ट अमीनो एसिड में होता है, वो C टर्मिनल कहलाता है, ठीक है, विच काइंड ऑफ मार्क्स द एंडिंग ऑफ द चेन, राइट. तो बेसिकली अब ध्यान रखना, ये जो रेड से मैंने शो किया है, रेड से जो मैंने शो किया है, दीज आर बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है. तो प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, तभी तो एंटीजन आके बाइंड करेगा और ये एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है, एंड देन यू नो इवेंचुअली द डिफरेंशिएशन एंड एवरीथिंग हैपेंस, ठीक है. सो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, इनको पहली बात तो हम बोलते हैं पैराटोप्स, ठीक है. जस्ट रिमेंबर द टर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को हम बोलते हैं पैराटोप्स. तो बच्चे कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है एंड टर्मिनल के टुवर्ड्स. एंड टर्मिनल मतलब एंड टर्मिनल वो जहाँ पे हमारे पास ये अमीनो ग्रुप फ्री होगा, ठीक है. और दूसरी तरफ होता है हमारे पास C टर्मिनल, जहाँ पे एक्चुअली हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री होता है. Now these chains are actually held together by disulfide bonds. ये जो chains होते हैं ये एक्चुअली में यू नो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ऑफ कोर्स यू नो यहाँ पे अमीनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. सॉरी, अमीनो एसिड्स के बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. आई एम सॉरी फॉर दैट मिसनोमर. एक्चुअली में हमें चेन्स की बात कर रहे थे. जस्ट सॉरी, यू नो व्हेन यू स्पीक एट अ स्ट्रेच फॉर सो लॉन्ग, यू नो यू डू टेंड टू फंबल. बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, एज आई वाज सेइंग, yeah, so you know as you can see we have two light chains and then we have two heavy chains. अब ये जो chains है ना, ये आपस में भी bonded हैं. They are held together by disulfide bonds. Disulfide bonds kind of look like this बच्चा, ठीक है. So these chains you know kind of they are held together by disulfide bonds. So we have a total of 16 disulfide bonds as you can see, ठीक है. अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेट्स से कि लाइट चेन की, इसमें दो रीजन है. एक हो गया हमारा ये वेरिएबल रीजन, एक हो गया कांस्टेंट रीजन. तो एक हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है वेरिएबल रीजन में, फिर एक हमारे कांस्टेंट रीजन में. इन द सेम वे यहाँ पे भी एक वेरिएबल रीजन में, एक कांस्टेंट रीजन में. अगर आप हैवी चेन्स को देखोगे तो हैवी चेन्स को मैंने आज से 4 रीजन्स में डिवाइड किया है. यू नो वी हैव वन वेरिएबल रीजन ईच एंड देन वी हैव 3 कांस्टेंट रीजन्स, ठीक है. तो हर रीजन में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड तो है. सो दैट अकाउंट्स फॉर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and you will say ma'am you just said 16. Yeah, I was right, ठीक है. अब ये आपस में हर रीजन में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, बट ये हैवी चेन और लाइट चेन आपस में भी तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है. तो एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में होता है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, और अगेन इन द सेम वे एक हैवी चेन एक लाइट चेन के बीच में होता है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो यहाँ पे 2 और ऐड हो गए, सो 12 + 2 मेक्स अप अ टोटल ऑफ 14, राइट. स्टिल वी आर टू शॉर्ट, राइट. अब देखो, अब एक्चुअली में ये जो 2 हैवी चेन्स होते हैं, इन 2 हैवी चेन्स के बीच में भी एक्चुअली 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं. सो दैट मेक्स अप अ टोटल ऑफ 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. अब आई वाज सेइंग कि एंटीबॉडी में बेसिकली एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीजन में बेसिकली एंटीबॉडीज़ के लिए बाइंडिंग साइट होती हैं, ठीक है. आई एम सॉरी, एक्चुअली एंटीजन में एंटीबॉडी में एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं. द सेम में एंटीजन में भी एंटीबॉडी के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है. सो एंटीजन में जो एंटीबॉडी के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं उसको हम एपिटोप बोलते हैं. बहुत सिंपल है एक्चुअली, कंफ्यूज मत करो. आई नो यू नो. अब देखो, एंटीबॉडी एक याद रखो, दूसरा अपने आप कॉम्प्लीमेंट्रीली याद रहेगा आपको. एंटीबॉडी की याद रखो, एंटीबॉडी में एंटीजन के लिए जो बाइंडिंग साइट्स होते हैं उनको पैराटोप बोलेंगे. अब एक बात बताओ, एंटीबॉडी के पास अगर एंटीजन के लिए बाइंडिंग साइट है और एंटीजन अगर आके इस एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस एंटीबॉडी में भी एंटीबॉडी के लिए, उस एंटीजन में भी एंटीबॉडी के लिए बाइंडिंग साइट रही होगी, राइट. तो वो एंटीबॉडी के लिए जो बाइंडिंग साइट होती है एंटीजन पे प्रेजेंट, उसको हम एपिटोप बोलते हैं, ठीक है. अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. अब इम्यूनोग्लोबुलिन भी बच्चा 5 तरीके के होते हैं ना, मेजरली 5 तरीके के होते हैं. वी हैव IgA, IgM, IgG, IgE and IgD, ठीक है. सो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. वी हैव इम्यूनोग्लोबुलिन A, we have immunoglobulin M, we have immunoglobulin G, immunoglobulin E and then immunoglobulin D respectively. IgA की अगर मैं बात करूँ तो IgA बेसिकली होती है 10 से 15%, और हाँ 10 से 15% IgA होती है इम्यूनोग्लोबुलिन A. बेसिकली डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर इफ आई हैव द इमेज हियर, आई एम श्योर आई डू, ठीक है. एज यू कैन क्लियरली सी, ये देखो ये रहा एक इम्यूनोग्लोबुलिन, एज यू कैन क्लियरली सी, एंड देन दिस इज अनदर वन, ठीक है. ये दूसरा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है. सो बेसिकली डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. सो इम्यूनोग्लोबुलिन ए डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो एक बात बताओ, अगर ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं एक हमने अभी देखी था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है. दीज वर द 2 हैवी चेन्स एंड देन दीज वर द 2 लाइट चेन्स. अब एक इम्यूनोग्लोबुलिन में एक मोनोमेरिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक्चुअली 2 पैराटोप्स थे, राइट. तो अगर मेरे पास यहाँ पे डाइमर है बेसिकली, तो डाइमर में टोटल कितने पैराटोप्स होंगे, डाइमर में टोटल 4 पैराटोप्स होंगे. सो दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है. तो यहाँ पे IgA में 4 पैराटोप्स होते हैं. अब IgA एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होती है, कई जगह प्रेजेंट होती है, बट मोस्टली अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम देते हैं कोलोस्ट्रम का. सो इट्स बेसिकली प्रेजेंट इन सिक्रीशन लाइक कोलोस्ट्रम, म्यूकस, सलाइवा. कोलोस्ट्रम बेसिकली क्या होता है,
द मदर्स मिल्क ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। सो IgA जो एंटीबॉडी होती है वो एक्चुअली में प्रेजेंट होती है कोलोस्ट्रम में, ठीक है। फिर बच्चा आ जाते हैं, हम बात करते हैं IgM की। IgM प्रेजेंट होती है 7 to 10%। तो 7 to 10% वी हैव IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। ये पेंटामेरिक यूनिट होती है। सो यहाँ पे 5 इम्यूनोग्लोबुलिन, 1 2 3 4 5, तो ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ 5 यूनिट्स। तो इट्स पेंटामेरिक, लार्जेस्ट होती है। अब देखो हेवीस्ट होती है, 5 यूनिट्स लग रही हैं, आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। 1 2 3 4 5, तो पेंटामेरिक होती है फिर। अब एक एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूँ तो 2 पैराटोप्स होते हैं, तो आप क्लियरली बता सकते हो उसमें कितने पैराटोप्स होंगे। सो इट विल हैव अ टोटल ऑफ 10 पैराटोप्स, राइट। और ये हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, ऑफकोर्स पेंटामर है तो हैवीएस्ट होगी, ठीक है, 5 यूनिट से मिलकर बनी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ IgG की, IgG मैक्सिमम होती है एक्चुअली हमारी बॉडी में। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें तो IgA 10 to 15%, IgM की बात करें तो 7 to 10%, बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ IgG की, IgG मैक्सिमम होती है। इट अकाउंट्स फॉर 75 to 80%, 75 से 80%, ठीक है। मोनोमेरिक यूनिट होती है, या ये मोनोमर के फॉर्म में बेसिकली 2 लॉन्ग चेन और 2 मतलब बेसिकली 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन्स, मोनोमेरिक यूनिट होती है। और दिस इज़ द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन एक्चुअली क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। तो ये इकलौती ऐसी एंटीबॉडी होती है जो एक्चुअली में जो प्लेसेंटा होता है ममा और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है, राइट, दैट दिस इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच कैन एक्चुअली क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। उसके बाद हमारी बात आ जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन E, राइट। इम्यूनोग्लोबुलिन E की बात करूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन E और इम्यूनोग्लोबुलिन D ये दोनों ही लेस देन 1% होती हैं, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। बट अगेन अमंग दीज इफ़ आई वो टू स्पेसिफिकली स्पीक, इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ द लीस्ट इन नंबर, राइट। तो इम्यूनोग्लोबुलिन E जो होती है IgE, दैट्स द लीस्ट इन नंबर। IgG, IgE और IgD की बात करूँ तो ये बेसिकली जो सारे के सारे होते हैं ये मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। अब बिकॉज मोनोमेरिक होंगी तो इनके पास बेसिकली 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन्स होंगी, तो यानी इनके पास सिर्फ 2 ही पैराटोप्स हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम हैव जस्ट 2 पैराटोप। इम्यूनोग्लोबुलिन E की बात कर ली, ये इकलौती ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो, या फिर इकलौती ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ इम्यूनोग्लोबुलिन E की, इम्यूनोग्लोबुलिन E का जो नंबर है ना बेसिकली हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। वो आगे जाके जब हम एलर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहाँ पे मैं एक्जैक्टली आपको बताऊंगी कि एक्जैक्टली क्या होता है, कैसे इम्यूनोग्लोबुलिन E का अमाउंट बढ़ जाता है और फिर ये मास्ट सेल्स से जाके अटैच हो जाती हैं, फिर सेंसिटाइज मास्ट सेल्स बनते हैं। विल डिस्कस दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इम्यूनोग्लोबुलिन D, IgD। अब IgD जो बेसिकली होता है, इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द B सेल रिसेप्टर्स। तो B सेल्स में हमारे पास एक्चुअली रिसेप्टर्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन D कहीं ना कहीं उसका पार्ट होती हैं, ठीक है। तो आप देखो समझते हैं एक्जैक्टली this we've done acquired immunity, we're done with this. Let's quickly read NCERT and let's see what it says. NCERT बोलते हैं we discussed कि it basically forms antibodies, और antibodies का structure की अगर मैं बात करूँ so each antibody molecule has 4 peptide chains, 4 peptide chains होती है। मैंने peptide chains आपको क्या बताया, peptide chains are basically nothing but सो इट्स बेसिकली नथिंग बट लाइक अ शॉर्ट चेन ऑफ 2 to 50 कहते हैं, बट एक्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं करते। मतलब हाँ मोस्टली अगर आप देखोगे तो लगभग लाइक इट्स अ शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड पॉलीमर्स, शॉर्ट चेन होती है, दैट्स पेप्टाइड, ठीक है। तो 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, द स्मॉल लाइट चेन एंड द 2 लॉन्गर हेवी चेन्स, ठीक है। एंड हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। NCERT जस्ट गिव्स वन लाइन एंड जस्ट गोज बैक होम। IgA, IgM, IgG, IgE और IgD तो मेंशन भी नहीं करती है NCERT, ठीक है। एंड अ कार्टून रेफरेंस ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर, राइट, सो यू कैन रेफर टू इट। अब बच्चा अगर हम मूव ऑन करें टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ मीडिएटेड और इट्स काइंड ऑफ लेड बाय T सेल्स की मदद से होती है। T सेल्स भी बच्चा हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, वी हैव T हेल्पर, T सेल्स एक्चुअली में कई तरीके के होते हैं, वो एक्चुअली मैंने कोई और इमेज ऐड करके T सेल्स की अगर बच्चा मैं बात करूँ, सो वी हैव हेल्पर T सेल्स, वी हैव साइटोटॉक्सिक T सेल्स, वी हैव मेमोरी T सेल्स एंड देन वी हैव सप्रेसर T सेल्स। अगर मैं हेल्पर T सेल्स की बात करूँ तो जो हेल्पर T सेल्स होते हैं दे काइंड ऑफ सिक्रीट सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प इन B सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं जो B सेल की डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर हेल्पर, द नेम इटसेल्फ काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट, राइट। सो ये बेसिकली कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बाय B cells, राइट। सो these helper cells basically secrete substances which kind of help in B cell differentiation and they कहीं ना कहीं B cells की जो मदद कर रहे होते हैं ना, वो यही कर रहे होते हैं B cells की डिफरेंशिएशन में हेल्पर सेल्स उन्हें कहीं ना बहुत हद तक मदद करते हैं। नॉट जस्ट दैट, दे ऑल्सो हेल्प द TC सेल्स, जो हम पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिक T सेल्स की भी मदद करते हैं। ये नाम ही हेल्पर है यार, तो मदद करते हैं। B cells की मदद करते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में, ठीक है। कहीं ना कहीं साइटोटॉक्सिक T सेल्स की मदद करते हैं किल द पैथोजन, ठीक है। और याद रखना जो ये जो हेल्पर T सेल्स होते हैं इनका एक और नाम होता है विच इज CD4। CD4 एक्चुअली स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। सो हेल्पर T सेल्स दे हैव ऑल्सो
दे ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक नेम विच इज़ रेफर टू एज CD4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। वहीं पर अगर मैं बात करूँ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का भी ऐसे एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं CD8, राइट, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8। तो साइटोटॉक्सिक द नेम इटसेल्फ गिव्स यू अ हिंट, साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स किल करेंगे पैथोजन को, दीज आर किलर टी सेल्स विच डायरेक्टली किल द पैथोजन। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं विच आर काइंड ऑफ फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। उसके बाद हमारे पास होते हैं सप्रेसर टी सेल्स, जो बच्चे क्या करते हैं इन अ वे दे काइंड ऑफ सप्रेस द हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। तो सप्रेसर ये एक्चुअली में सप्रेस कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जब ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, ओवर एक्टिवेशन हो जाता है इन सेल्स का, तो ये खुद के सेल्स को हार्म करने लगते हैं। तो हमें एक चेक पॉइंट भी रखना होता है विच काइंड ऑफ सप्रेसेस द होल एक्टिविटी। तो ये जो हेल्पर सप्रेसर टी सेल्स हैं, दे काइंड ऑफ सप्रेस हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स फॉर रेगुलेटेड एक्टिविटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम कुछ बॉडी में गड़बड़ ना हो, ये खुद के सेल्स के पे अटैक ना करें। तो these suppressor T cells kind of suppress or inhibit the activity of helper T cells and cytotoxic T cells from time to time to prevent the attack on self cells. I hope that is clear to everybody. ठीक है, अब उसके बाद just give me a moment. Okay, now we move on to I guess graft transplantation या graft transplantation पे मूव करते हैं। तो ग्राफ्ट बेसिकली होता है ऑर्गन रिजेक्शन। अब बेसिकली अपनी आता है ऑर्गन रिजेक्शन के टाइम हम काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी मैं ठीक है। तो NCERT बोलते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, आपने सुना भी होगा इनफैक्ट, वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, आई, लिवर, किडनी दे फेल टू फंक्शन सैटिस्फैक्टरीली, अ transplantation is the only remedy, transplantation is the only way out and that's the only way to enable the patient to live a normal life। तो अक्सर क्या होता है ना, जब हमारी बॉडीज़ में कुछ ऑर्गन जैसे कि हमारा आई हो गया, हमारी लिवर हो गई, हार्ट हो गया, कुछ ऑर्गन्स जो बहुत वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो काम करना बंद कर देते हैं या दे आर नॉट एबल टू फंक्शन सैटिस्फैक्टरी, मतलब जैसा उन्हें काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू XYZ रीजन। तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास इकलौता चारा बचता है जो कि ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन इज़ बेसिकली नथिंग बट it's basically a surgical procedure, wherein an organ or a tissue is taken from one person's body, from a healthy person's body, and it's kind of transmitted or kind of transferred to another person's body who needs it, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन ही इकलौता चारा बचता है। फिर एक हंट शुरू होती है, एक सर्च शुरू होती है टू फाइंड अ सूटेबल डोनर, बिकॉज हम किसी का भी ऑर्गन किसी को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड्स, बट लेट्स से देयर इज अ रैंडम पर्सन एंड ही सडनली नीड्स अ हार्ट, उसको एक हार्ट का डोनर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको अपना हार्ट उठा के दे देगा कि चल भाई मैं तुझे अपना हार्ट डोनेट कर देता हूँ। पहली बात तो हार्ट को हार्ट इतनी ईजिली आप एक्चुअली डोनेट भी नहीं कर सकते। ओनली व्हेन यू आर डेड एंड गोन विल योर हार्ट बी यूज, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल जैसे किडनी की अगर बात कर लेते हैं, किडनी मान लो किसी के आपके घर में किडनी ख़राब हो गई है, ठीक है, एंड सडनली द पर्सन इज़ लाइक आई नीड टू डू नाउ एंड यू कांट जस्ट गेट अप वन डे एंड दे लाइक ओके यू टेक अवे माय किडनी। इतना आसान नहीं होता है, ऑल्दो ठीक है काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडरेशन में लेने होते हैं, जैसे कि तो वही बोल रहे हैं NCERT वही बोलती है वाई इज़ इट दैट ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन जस्ट फ्रॉम एनीबडी। ऐसा क्यों है कि हम किसी से भी ऑर्गन नहीं ले लेते। अल्टीमेटली किडनी तो चाहिए, ह्यूमन से हम दूसरे ह्यूमन में किडनी तो डाल रहे हैं, तो ऐसा क्या ही वेरिएशन आ जाएगा। बट एक्चुअली में बहुत दिक्कत आ जाती है अगर हमने एक्चुअली गलत ट्रांसप्लांटेशन कर ली, बॉडी रिजेक्ट कर देती है फॉरेन ऑर्गन को भी, ठीक है, और बहुत भयंकर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, राइट। सो वाई इज इट दैट ऑर्गन्स कैन नॉट जस्ट बी टेकन फ्रॉम एनीबडी, व्हाट इज इट दैट द डॉक्टर्स आर चेकिंग। ऐसा क्या है जो डॉक्टर्स चेक करते हैं। सो ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और ह्यूमन बींग्स कैन नॉट रियली बी मेड सिंस ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। NCERT भी यही बोलती है कि ऐसे किसी भी एनिमल से, किसी भी ह्यूमन बींग से, किसी भी प्राइमेट से, बिकॉज वी आर प्राइमेट्स, राइट, हम किसी भी प्राइमेट से ऐसे कोई भी ऑर्गन नहीं ले सकते बिकॉज वो ऑर्गन हमारी बॉडी में रिजेक्ट हो जाएगा कभी ना कभी। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मैच करनी होती है, ठीक है, जैसे कि टिश्यू मैचिंग होती है जिसको MHC मैचिंग बोलते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, देर ऑल इसेंशियल बिफोर यू अंडरटेक एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट, एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक immunosuppressants all their life. So basically what happens here is once for example let's say you've taken a graft, ठीक है, तो ऐसे पहली बात तो आप किसी से भी नहीं ले सकते। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फिर ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उसके बाद MHC मैचिंग होती है, जैसे यहाँ पे टिश्यू मैचिंग जो लिखा है वो एक्जैक्टली MHC मैचिंग होती है विच इज़ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। वो MHC मैचिंग करानी होती है जिससे आपकी सबसे ज़्यादा MHC मैच करती है वही आपको एक्चुअली में अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है। और नॉट जस्ट दैट, उसके बाद भी बॉडी में कभी भी एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे योर बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट, राइट। बॉडी डिफरेंशिएट कर पाती है, द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, राइट। बॉडी अपने और पराये में फ़र्क समझती है, राइट। द बॉडी इज एबल टू रिकग्नाइज कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट माई ओन ऑर्गन, राइट। तो ठीक है, तो उसके बावजूद भी हमने बहुत MHC मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग करा ली, उसके बाद हमने ट्रांसप्लांटेशन कराया। उसके बाद भी कई केसेज में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेज में जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं, दे हैव टू बी टेकन ऑल योर लाइफ, ताकि आपकी बॉडी को ऐसे
भयंकर सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना कर दे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्विकली फ्लिप थ्रू द नोट्स। अगर मैं बात करूँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है वेयर यू आर रिप्लेसिंग अ फेलिंग या डैमेज्ड ऑर्गन विद अ हेल्दी ऑर्गन फ्रॉम अ सूटेबल डोनर, ठीक है। नाउ व्हेनेवर एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज डन, टू थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे एक तो ब्लड ग्रुप मैचिंग और दूसरा होता है टिश्यू मैचिंग, ठीक है। पहली चीज़ जो हमको कंसिडरेशन में लेनी होती है बच्चा, वो होती है ब्लड ग्रुप मैचिंग, और दूसरी चीज़ जो हमें कंसिडरेशन में लेनी होती है वो होती है टिश्यू मैचिंग, ठीक है। अब बच्चा अगर मैं बात करूँ टिश्यू मैचिंग की स्पेसिफिकली, तो अब देखो ब्लड ग्रुप मैचिंग तो हम सबको पता है कि ना ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। ऑल्दो जो हम बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में पढ़ते हैं दैट इज थ्योरेटिकली राइट बट नॉट एक्चुअली, देयर आर लॉट ऑफ complexity which we will learn in medical colleges once we get into the respective medical colleges, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बच्चा टिश्यू मैचिंग की बात करूँ, तो टिश्यू मैचिंग में अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ, सो द सेल्स ऑफ आवर बॉडी दे हैव सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन देयर सरफेस व्हिच इज रेफर्ड टू एज एमएचसी, ठीक है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स एक्चुअली मेकअप टिश्यूज़ मेकअप ऑर्गन, राइट। तो जो ऑर्गन जिन भी सेल्स से बना हुआ है उन सेल्स के ऊपर एक्चुअली में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिसको हम एमएचसी बोलते हैं। एमएचसी स्टैंड्स फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली ना टू बी मोर प्रिसाइज और टू बी मोर फ्लूइड, बेसिकली हम सबको पता है हमारे सेल्स के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं राइट कि एक इंसान का ब्लड ग्रुप हम बोलते हैं, blood group is named after the kind of antigen that the person possesses, right? So for example, let's say if you belong to the A blood group, you have A antigen on the surface of your RBCs and etc etc। तो ऐसे ही ना हमारे सेल्स पे एक और स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होता है विच इज़ द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, राइट। ना अगर मैं बात करूँ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की, ठीक है, या फिर एमएचसी मैचिंग सिंपल शब्दों में समझो, तो बेसिकली मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स में भी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं इस एंटीजन की, ठीक है। सो द पर्सन विद मैक्सिमम मैचिंग इज सिलेक्टेड एज द सूटेबल डोनर, ठीक है। तो जिसके साथ आपका एमएचसी सबसे ज़्यादा मैच करता है दैट इज सिलेक्टेड एज द सूटेबल डोनर एंड ओनली दैट पर्सन। वैसे तो देखो सबसे ज़्यादा तो एमएचसी मैचिंग के चांसेस होते हैं इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है, विच इज़ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स पे डाइजाइगोटिक पे जाते हैं, ठीक है। फिर सिबलिंग्स एंड देन पेरेंट्स एंड देन यू नो दैट्स हाउ यू मूव, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, कभी कभी होता है कि किसी एकदम एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर से आपका एमएचसी मैच कर जाए, सो इवन दैट्स द केस। बट ध्यान रखिए एमएचसी मैच कराना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ़ एमएचसी मैचिंग यू नो इज़ देयर, अगर एमएचसी मैचिंग होगी, ठीक है, तो अगर इफ़ एमएचसी मिस मैचिंग इज़ देयर, मान लो अगर एमएचसी मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम ट्रांसप्लांट कर ही देंगे, बट उसके बावजूद भी खतरा रहता है, विच इज़ व्हाई इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर गिवन, ठीक है। पर अगर एमएचसी मिस मैच हो गई तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, विच इज़ व्हाई यू नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव process, you know। So every time you're undergoing a transplantation, the doctors who are performing the surgery are very very careful, you know, and very cautious when it comes to graft rejection, because that's one thing that's definitely going to happen. The body is able to differentiate between self and non-self, which is why हम क्या करते हैं, हम immunosuppressants देते हैं। immunosuppressants जैसे कि cyclosporin हो गया, which is actually obtained from a fungus, right? cortisol हो गया, और you know ये कई सारे immunosuppressants जैसे कि cyclosporin, cortisol, NCERT मेंशन करती है ये immunosuppressant जैसे कि cyclosporin, cortisol हो गया, they're often given during transplantation and also lifelong। कुछ लोगों को तो लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं टू प्रिवेंट अनड्यू या अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि बॉडी में कोई अननेसेसरी अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो जाए। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक लाइन है ना, इससे कई बार प्रीवियस हमें क्वेश्चन आ चुके हैं, सो काइंड ऑफ मेक अ नोट ऑफ इट दैट द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।